Hello all and welcome to Study Adda. This is Vaibhav Shukla and today we are going to talk about the legal aptitude section of question paper of CLAT 2009. किस बारे में बात करेंगे हम सभी आज बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में। कौन से क्वेश्चन पेपर के? CLAT 2009 के। ठीक है, CLAT 2009 के। चलिए CLAT 2009 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपके लिए। हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन की। किस सेक्शन की? लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन की। ठीक है, देखिए CLAT 2009-2008 का टाइम का क्वेश्चन पेपर है। तो जब हमने 2008 का क्वेश्चन पेपर हम देखा था तो 2008 के क्वेश्चन पेपर में क्या था, सारे जितने सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस थे और सब रूल्स, ठीक है, फैक्ट्स, है ना, रूल्स फैक्ट्स, और उसके बाद हमें क्या देना था, हमें उनसे एक डिसीजन देना था और उस डिसीजन का रीजन देना था, है ना। इसी तरीके से सॉल्व किया था हमने। लेकिन यहाँ पे ये जो सेक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 to 10 जो क्वेश्चन हमने किए थे वो कैसे किए थे, वो इस तरीके के किए थे। लेकिन 11 to 15 जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे कि उन्होंने एक चीज पूछ ली थी और हमें 1 वर्ड बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं जो कि हमारे क्वेश्चन काय के कहलाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हमें एक चीज दी हुई होगी कि इस व्हाट, मतलब एक कोई भी मीनिंग दिया होगा वर्ड का और पूछा जाएगा, या फिर कोई भी चीज जैसे ओल्डेस्ट लॉ। पहले ही क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट लॉ क्या होता है इंडिया में, कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे से एप्टीट्यूड बेस्ड के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो इसमें रीजनिंग का कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या चेक किया जाएगा, चेक की जाएगी आपकी लीगल नॉलेज। क्या चेक किया जाएगा, चेक की जाएगी आपकी लीगल नॉलेज। ठीक है, तो अपनी लीगल नॉलेज को तंदुरुस्त रखने के लिए चलिए CLAT 2009 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये हमारी नॉलेज को किस तरीके से चेक करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट लॉ इन इंडिया। इंडिया में ओल्डेस्ट लॉ कौन सा है? ठीक है, तो पहला आपको बोल रहा है नारद स्मृति, दूसरा बोल रहा है मनु स्मृति, तीसरा बोल रहा है वेद स्मृति और चौथा बोल रहा है प्रसार स्मृति। ठीक, तो देखिए बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल टर्म्स में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहुत पुराने टाइम पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मनु। ठीक, विष्णु जी ने उन्हें कुछ वरदान टाइप का कुछ ऐसा कुछ तो भी सिस्टम था उसका, वो करेक्ट स्टोरी मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको नरेट करता। ठीक है, तो उन्होंने राजा मनु ने जब इस पूरे विश्व को संभाला, ठीक है, ब्रह्मांड पता नहीं पर जो पृथ्वी पे राज किया उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ बनाया, एक किताब बनाई, ठीक है, वो गवर्न करती थी। ठीक, मनुस्मृति पढ़िए आप, मनुस्मृति बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी यूजफुल चीजें दी हुई हैं। ठीक है, मैंने पढ़ी हुई है, मैंने अपने लॉ कॉलेज के टाइम पे मनुस्मृति खरीद के मैंने पढ़ी, दूसरों को भी पढ़वाई, तो आप भी, मैं आपको भी बोलूंगा, अभी नहीं, अभी बिल्कुल आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप मनुस्मृति पढ़ें, अभी आप सिर्फ CLAT स्मृति पढ़ें, CLAT स्मृति पढ़ के CLAT क्रैक करें। ठीक है, और जिस दिन हमारा CLAT क्रैक हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हम जब लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो हम एक मनुस्मृति भी साथ में खरीद लेंगे। ठीक है, और मनुस्मृति जब हम साथ में खरीद लेंगे तब हम मनुस्मृति का पाठ करेंगे। ठीक, तो मनु जो थे, ठीक है, मनु क्या थे, किंग थे, है ना, ये इन्होंने, आप ये मान लीजिए कि इंडिया की फर्स्ट लॉ बुक बनाई। ठीक है, क्या बनाई, फर्स्ट लॉ बुक बनाई। अब क्या हम इन चारों में से उसका नाम क्या है ये हमें पता करना है। ठीक है, उसे हम नारद स्मृति बोलते हैं, मनु स्मृति बोलते हैं, वेद स्मृति बोलते हैं या प्रसार स्मृति बोलते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि मनु ने बनाई थी तो वो अपने नाम से उसका नाम रख ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक इसी तरीके से हुआ था और उस किताब का नाम क्या रखा गया था, उस किताब का नाम रखा गया था मनु स्मृति। क्या नाम रखा गया था उस किताब का, उस किताब का नाम रखा गया था मनु स्मृति। तो इंडिया की ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ या फिर इंडिया की पहला कोड ऑफ लॉ अगर हम बोलना चाहें तो वो कौन सा होता है, वो मनु स्मृति कहलाता है। ठीक है, समझ गए हम बात को। तो मनु स्मृति हमारा पहला इंडिया का कोड था लॉ का।
ठीक, ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को और क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या बोलते हैं, देखिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं ना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो सिविल में आते हैं। ठीक है ना, और भी तरीके के केसेस आते हैं लेकिन मेनली जो प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं। लोकल लॉज क्या होते हैं, लोकल लॉज वो होते हैं जैसे कि हमारे स्टेट के लॉज है ना, एमपी में जा रहे हैं तो एमपी का लैंड रेवेन्यू कोड, यूपी में जा रहे हैं तो यूपी का लैंड रेवेन्यू कोड है ना, ये सारे लोकल लॉज में आते हैं। ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सब लोकल लॉज कहलाते हैं। कॉमन लॉ क्या कहलाता है, कॉमन लॉ ना इंग्लिश लॉ से डिराइव किया जाता है। इंग्लिश में जब पहले इंग्लैंड में अभी भी कॉमन लॉ चलता है। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या जगह बच रही है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज वाला ऑप्शन बच रहा है। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को और क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड देखते हैं। A nominal sum given as a token for striking a sale is called। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये एक घर है, क्या है ये एक घर है। ठीक है ना, ये जो घर है ये किसका है, किसका घर है, ये ए का घर है, इन्हें अपना नाम भी लिखवा रखा है यहाँ पे है ना। तो ये ए का घर है, यहाँ पे ऐसा झंडा भी लगा हुआ है इसमें। ठीक, तो ये ए का घर है और ए ने किसे कहा, बी को कहा कि मैं अपना घर 50 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो बी ने क्या किया, 1 लाख रुपए दे दिए उसे, 1 लाख रुपए दे दिए, बोले ये 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट पकड़ो। ठीक है, और मैं तुम्हें 50 लाख 49 लाख जो बचे हुए वो मैं तुम्हें दे जाऊंगा और जो उस दिन हम रजिस्ट्री करा लेंगे। उसे क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कि उसे एडवांस कहा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, इंटरेस्ट तो उसे कहा जाता है जब आप किसी से पैसे, मान लीजिए आपने 15,000 उधार लिए, वो 10% पे आपसे उसके हर साल या हर महीने जैसे भी आपका डिसाइड हुआ हो 1500 रुपये लेता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट होता है। ठीक, सॉल्यूशन तो उसे कहा नहीं जाता। तो अब बात बच रही है अर्नेस्ट मनी और एडवांस के बीच में है ना, इन दो के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। एडवांस बोल रहा है कि मैं रहूंगा और अर्नेस्ट मनी बोल रही है कि मैं रहूंगी। तो देखिए एडवांस तो उसे कहा जाता है कि हाँ ये 1 लाख रुपए एडवांस रख लो, 49 लाख में आकर के दे दूंगा, फिर मैं तुमसे घर खरीद लूंगा। लेकिन जब हम लीगल टर्म्स की बात करते हैं तो लीगल टर्म में उस एडवांस मनी को क्या कहा जाता है, उस एडवांस मनी को कहा जाता है अर्नेस्ट मनी। क्या कहा जाता है, अर्नेस्ट मनी कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो जो नॉमिनल सम हम टोकन के लिए देते हैं एक सेल को स्ट्राइक करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया अर्नेस्ट मनी। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्या कह रहा है कि जॉइंट हेयर्स टू अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड। ठीक, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए का घर तो था ही अभी पिछले क्वेश्चन में, वो घर फिर से यहाँ पे आ गया है ना। अब ए का ये घर है और ए के 2 बेटे हैं। ठीक, 2 बेटों का नाम क्या है, बी और सी है ना। ए की क्या हो गई, ए की हो गई डेथ। ठीक, ये घर है ना, ये घर कितने का है, ये घर है 1 करोड़ का है ना। इसके अलावा ए की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये दोनों इसके जॉइंट, ठीक है, जॉइंट हेयर्स हैं किसके, ए के इस प्रॉपर्टी के है ना। ठीक, ए की प्रॉपर्टी की जॉइंट हेयर्स हैं बी और सी। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बी और सी को क्या कहा जाएगा, को एयर्स कहा जाएगा, सक्सेसर कहा जाएगा, या जॉइंट ओनर्स कहा जाएगा, या को पार्टनर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब
ए जिंदा होता है तो उसके बच्चों को हम क्या कहेंगे कि वो ए के सक्सेसर हैं। ठीक, ए के बाद वो गद्दी संभालेंगे। ठीक है, को एयर्स, बिल्कुल सही बात है, को एयर्स बोला जा सकता है इन्हें। और जॉइंट ओनर इन्हें कब कहा जाएगा, जब ये दोनों के नाम पे ये आ जाएगा कि हाँ भाई एक डील हो जाएगी कि 50% बी का और 50% सी का ये मकान अब होता है एक ही डेथ के बाद, तभी जॉइंट ओनर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये इनके पास मकान आया नहीं है। तो जब हम फैमिली लॉ, ठीक है, फैमिली लॉ के टर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है, किसके, फैमिली लॉ के टर्म्स में, है ना, तो फैमिली लॉ के टर्म्स में हमें क्या कहा जाता है, इन दो लोगों को कहा जाता है को पार्टनर्स। क्या कहा जाता है, को पार्टनर्स। ठीक है, तो कभी भी अब आपके सामने अगर कोई दो लोग अपने किसी भी एल्डरली के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ रहे हो, तो आप उन्हें ये मत कहिएगा कि आप इनके वारिस हैं या कुछ भी हैं। क्यों, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो, आप अब उनके, अब आप लॉयर बनने वाले हो, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आप दोनों उस प्रॉपर्टी के को पार्टनर्स हैं। क्या है, को पार्टनर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जॉइंट एयर्स को क्या कहा जाता है, लीगल टर्म में को पार्टनर्स कहा जाता है। ठीक, चलिए यहां तक अगर बात हमारी क्लियर है तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, द राइट ऑफ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए ने बी की क्या कर दी, पिटाई कर दी, ए बीट्स बी। ठीक है, अब बी के पास एक राइट है ना, वो राइट क्या है कि वो एक्शन इनिशिएट करेगा। क्या इनिशिएट करेगा, एक्शन इनिशिएट करेगा। और उसके पास एक और राइट है, राइट टू बी हर्ड, है ना। समझ में आ गई बात ए और बी की, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर राइट को क्या कहा जाता है, तो देखिए जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी कह रहा है फंडामेंटल राइट। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये खत्म हो गया। अब देखिए राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। राइट इन रेम क्या होता है, राइट इन रेम होता है एक ऐसा राइट जो अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड होता है। किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। तो क्या ये जो ए ने बी को मारा, तो बी का राइट एक्शन का क्या अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड है, नहीं है। ठीक है, अब बात आती है राइट इन पर्सोनम की और लोकस स्टैंडाई की। किसकी बात आती है, दो चीजों की बात आती है, राइट इन पर्सोनम और लोकस स्टैंडाई। तो देखिए राइट इन पर्सोनम क्या होता है, अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, एक ऐसा राइट जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है। तो ये चीज हमारी सही हो सकती है, लेकिन ये राइट को, जो राइट टू बी हर्ड और जो आपका एक्शन लेने का राइट है, उसे हम लोकस स्टैंडाई कहते हैं, ना कि राइट इन पर्सोनम। ठीक, क्या राइट इन पर्सोनम के एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो आपका राइट होता है उसे राइट इन पर्सोनम कहा जाता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली और एक्सक्लूसिवली एक ऐसे राइट की बात करते हैं जिसमें जो राइट आपका किस चीज के लिए है, कि एक्शन को इनिशिएट करने के लिए है, तो उसे कहा जाता है लोकस स्टैंडाई। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, ये हमें इसे ये चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब इन्होंने हमसे पूछ लिया है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो भाई अब हम बताएंगे कि इंडियन पार्लियामेंट किस बेसिस पे बनी है। तो देखिए पहले ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। ठीक है, बाई कैमरलिज्म क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जिस पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक
लोअर हाउस, एक अपर हाउस। ठीक है, पहली चीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एज होती है जो कि इंडिया में 18 ईयर्स है, उसके ऊपर आपके पास क्या मिल जाता है? आपको उस एज का होने के बाद आपको मिल जाते हैं वोटिंग राइट्स। ठीक है, आप वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो ये पूरा कंसेप्ट किस चीज का हो गया? ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका, ऊपर वाला हो गया बाइकैमरलिज्म का और नीचे वाला हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। तीसरा ऑप्शन है आपका डायरकी का। किस चीज का? डायरकी का। डायरकी का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरकी का मतलब ये होता है कि डायरकी हमने पहले भी क्वेश्चन में, देखिए डायरकी का जब वो कंसेप्ट लेके आए थे, कौन से लॉर्ड लेके आए थे? ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उस टाइम की बात है। ठीक है, तो डायरकी में क्या होता है? दो गवर्नमेंट होती है। ठीक, एक सेंट्रल लेवल पे होती है और दूसरी प्रोविंशियल लेवल पे होती है। बात समझ गए? बात क्लियर है मेरी? यहाँ तक डायरकी में दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है और दूसरी प्रोविंशियल लेवल पे होती है। ठीक है, तो इंडिया में डायरकी तो है ना? इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो बात बिल्कुल सही है। और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कि एक फेडरल कंट्री होती है। ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वो यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का मतलब कि भाई पावर्स जो हैं डिवाइडेड रहती हैं। ठीक, तो ये चार कंसेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इंडिया में फेडरलिज्म भी है, लेकिन फेडरलिज्म इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फेडरलिज्म एक कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी पार्लियामेंट से रिलेट नहीं करता। अब डायरकी और बाइकैमरलिज्म की बात हो रही है, तो जब बाइकैमरलिज्म की हम बात करते हैं और डायरकी की हम बात करते हैं, तो देखिए बाइकैमरलिज्म एक पार्लियामेंट का सिस्टम होता है। ठीक है, और जो डायरकी है वो पूरी कंट्री में प्रिवेल करती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रहती है। बात क्लियर है? ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अगर इन चारों में से देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा बाइकैमरलिज्म। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक,